नमस्कार दोस्तों, मेरी नई कहानी में आप सबका स्वागत है। मेरी नई कहानी एक खुशहाल दंपति की है, जिनके जीवन में खुशहाली थी और दोनों में बहुत प्यार था। दोनों एक दूसरे के बिना ज़्यादा दिन नहीं रह पाते थे। ये बात कुछ समय पुरानी है। उस दिन मैं अपनी साड़ी लपेट चुकी थी और बालों को आखिरी स्वरूप दे रही थी कि तभी सासू माँ की आवाज़ आई, तैयार हुई या नहीं? सब लोग आ चुके होंगे। ज़्यादा देर नहीं करते हुए अब मैं तुरंत कंघा नीचे रखते हुए बोली, हो गया बस, और कमरे से बाहर निकल गई। सासू जी तैयार थी पड़ोसी के यहाँ एक रात्रि जागरण में जाने के लिए। मैंने तुरंत कमरे को ताला लगाया और सासू जी के साथ पैदल घर से निकल पड़ी। सासू जी कुछ बोलती हुई चल रही थी, पर मैं किन्हीं और ख्यालों में थी। पति को दूसरे शहर गए 4 महीने हो चुके थे और मुझे उनकी बहुत याद आ रही थी। विरह के कुछ महीने काट रही थी। 10 मिनट के बाद ही हम पड़ोस के मकान के सामने खड़े थे। अंदर काफी चहल पहल थी। रात्रि जागरण का माहौल बन चुका था। एक बड़े माहौल में सारे पुरुष लोगों की व्यवस्था की थी। वहाँ मेरी भाभी थी। सहेलियाँ दूसरे कमरे में थी अपने पियर और घनिष्ठ सहेलियों के साथ, इसलिए थोड़े मैंने उनको डिस्टर्ब करना ठीक नहीं समझा। अंदर एक बड़े कमरे में सारी औरतें बैठी बातों में मशगूल थी। हमारे आते ही उन्होंने स्वागत किया और हम लोग बैठ गए। कुछ औरतें बातों में मग्न थी, कुछ ने सोने की तैयारी कर ली थी। पता चला कि पूजा आरती का कार्यक्रम सुबह 5 बजे होने वाला है। मैं अपने पुराने दिनों और विचारों में खो गई और अब मध्य रात्रि होने वाली थी। अब तक सारी औरतें और पुरुष सो चुके थे, शायद सुबह 5 बजे उठने की तैयारी में, मगर मेरी आंखों में नींद नहीं थी। भीड़ भरा माहौल देखकर मेरी नींद वैसे भी जा चुकी थी। मैं कमरे से बाहर लघु शंका के बहाने किसी तरह औरतों के पांव बचाते हुए बाहर निकली। तभी सामने मोहित दिखाई दिया, जिसका ये घर था। एक हंसमुख और मुखर स्वभाव का युवक, मेरे पति का हम उम्र। जब भी किसी फंक्शन में जाता, अपनी बातों में वह समा बांध देता था। मुझे ऐसे व्यक्ति बहुत पसंद आते थे। पिछली बार जब कुछ महीने में अपने पति से दूर थी, तब तक भी वह मिलता था। मेरी खैरियत जरूर पूछता और मदद के लिए पूछता, मगर कभी मैंने उसे मदद का मौका नहीं दिया। मुझे देखते ही उसने हंसते हुए सवाल किया, मेरे पति का कब आने वाले हैं? मुझे भी पक्का पता नहीं था, पर बोल दिया कुछ ही महीने लगेंगे। फिर उसने पूछा कि मैं अब तक सोई क्यों नहीं, जबकि सारे लोग सो चुके थे। उसने मुझे सुबह 5 बजे के प्रोग्राम में के बारे में बताया। मैंने उसे समझाया, इस भीड़ में मैं नहीं सो सकती। उसको मुझ पर दया आई और कुछ सोचने लगा। उसकी इस उलझन को देखते हुए मैंने एक सवाल कर दिया, आप अब तक क्यों नहीं सोए? और सुबह होने तक ठंड भी बढ़ जाएगी। वह मेरे सवालों के जवाब के साथ तुरंत तैयार था। उसने बताया कि उसने एक मच्छरदानी का इंतजाम पहले से ही कर लिया है और ठंड के लिए कंबल लेने ही आया था। यह कंबल भी उसने किसी और के सोते हुए व्यक्ति के सिरहाने से निकाल कर लिया है। मैं उसकी सरसा शरारत पर खिलखिला पड़ी। मेरे चेहरे पर हंसी देखकर उसको अच्छा लगा और मुझे मदद के लिए सोचने लगा। मैंने मजाक करते हुए कहा, आपके लिए अच्छा है कि विशेष इंतजाम है, पर हमारा क्या? यह बात उसकी दिल को लगी। उसने मुझे सुझाव दिया कि मैं छत पर मच्छरदानी में सो जाऊं। मुझे लगा कि वह मजाक कर रहा है, पर वह इस बात पर गंभीर था। उसने अब और ज्यादा मन किया, तो मैंने उसको टालने के लिए बोल दिया, फिर आप कहाँ सोएंगे? उसने बोला कि वह नीचे ही सो जाएगा, पुरुषों के कमरे में। मैंने उसका बात यह कहते हुए टाल दिया, नहीं हो सकता, सारी महिलाएं यहाँ हैं, मैं वहाँ अकेली जाऊंगी।
और किसी को पता लगा तो अच्छा नहीं होगा। उसने बताया कि छत पर कोई नहीं है और मैं छत पर लगे दरवाजे को अंदर से बंद करके सो सकती हूँ। किसी को पता नहीं चलेगा और सुबह सबके जागने तक वापस नीचे आ सकती हूँ। मुझे कुछ और नहीं सूझा तो सारा बहाना मार दिया। मैं वहाँ अकेले नहीं सो सकती, डर लगता है। कुछ सोचने के बाद वह बोला कि वह मेरे साथ सो जाएगा। उसके ये कहते ही एक चुप्पी सी छा गई। उसे एहसास हुआ कि उसने क्या बोल दिया और तुरंत अपनी बात को सुधारते हुए बोला कि वह पास में ही दूसरा बिस्तर लगाकर सो जाएगा। मैंने तुरंत मना कर दिया कि मेरी वजह से मैं आप उसको मच्छरों का भोजन नहीं बना सकती। यह अपने आप को लाचार महसूस करने लगा। हमेशा मदद के लिए ऑफर देने वाला आज मदद मांगने पर भी नहीं कर पा रहा था। उसने अपनी आखिरी इच्छा रखी। मच्छरदानी पलंग के साइज की है जिसमें 2 लोग आसानी से सो सकते हैं और अगर मुझे आपत्ति ना हो तो हम दोनों वहां सो सकते हैं। मेरे हाँ कहने का तो कोई सवाल ही पैदा नहीं होता था, पर अब उसने एक ब्रह्मास्त्र छोड़ा कि अगर मैं उस पर थोड़ा सा भी भरोसा करती हूँ तो हाँ कर दूँ। और मैं बुरी तरह फंस चुकी थी। ना हाँ कह सकती थी और ना कह सकती थी। एक तरफ कुआं, दूसरी तरफ खाई। ऐसा नहीं था कि मैं उस पर भरोसा नहीं करती, परंतु यह समाज अगर किसी को पता चल जा गया तो कुछ ना होते हुए भी मुझे बहुत कुछ होने वाला था। अपने पति को मैं क्या जवाब दूंगी? मैं हाँ या ना कुछ कह पाती उसके पहले ही उसने मुझे बोल दिया कि मैं अपनी सासू जी को बोल दूं कि मैं दूसरे कमरे में भाभी यानी उसकी पत्नी के साथ सो रही हूँ और फिर मैं छत पर आ जाऊं। वह मेरा इंतजार करेगा। ये कहते हुए वह सीढ़ियां चढ़ते हुए चला गया। मेरे पांव अब जम गए। फिर मैं औरतों वाले कमरे की तरफ गई। सासू जी दूसरे कोने में सो रही थी और उन तक पहुंचने के लिए काफी लोगों को लांग कर जाना था। मैंने सासू जी की नींद खराब करना ठीक नहीं समझा। मैं मुड़कर सीढ़ियों की तरफ भारी कदमों से बढ़ने लगी। किसी तरह बेमन से मैं छत पर पहुंची। वो मेरा इंतजार कर रहा था। उसने छत के दरवाजे पर कुंडी लगाते हुए मुझे आश्वासन दिया, चिंता ना करो, किसी को पता नहीं चलेगा। उसने अच्छे से गद्दा लगा रखा था और मच्छरदानी के अंदर 2 तकिए लगे हुए थे। कहीं से उसने मेरे लिए दूसरे तकिए का इंतजाम कर लिया था, शायद फिर किसी के सिर के नीचे से खींचकर। अब हम दोनों एक ही बिस्तर पर आसपास लेटे आसमान को निहार रहे थे। चांदनी रात थी, आसमान साफ था, तारों से भरा हुआ था। बहुत खुशनुमा रात का मौसम था। हल्की सी हवा चल रही थी, पर ठंड शुरू नहीं हुई थी, इसलिए कंबल एक कोने में पड़ा था। थोड़ी देर हम ऐसे ही बातें करते रहे, फिर थोड़ी खामोशी, और पता नहीं चला कब मेरी आंख लग गई। अचानक मैंने अपने सीने पर कुछ हलचल महसूस की और मेरी नींद टूट गई, पर आंखें अभी भी बंद थी। मैंने महसूस किया कि कुछ उंगलियां मेरे ब्लाउज के हुक की खोल रही हैं। मैं डर से कांप उठी। क्या यह उसी की हरकत है? अब मैं क्या कर सकती थी? अगर चिल्लाई तो लोग पूछेंगे कि मैं यहाँ अकेले क्यों आई और मुझ पर ही शक करेंगे। मैंने आंखें बंद किए हुए कुछ इंतजार करना ठीक समझा। तब तक सारे हुक खुल चुके थे और मेरे खुले ब्लाउज के अंदर कुछ हवा प्रवेश कर गई। मैं फिर से कांप उठी और एक हादसा होने का शिकार सी होने लग गई। अब मैं इंतजार करने लगी कि आगे क्या गलत होने वाला है। अब उसका हाथ मेरे पेट पर था। पूरे 4 महीने बाद किसी पुरुष ने मुझे छुआ था। पूरे शरीर में एक तरंग सी दौड़ गई। कुछ मजा भी आ रहा था, कुछ डर ज्यादा था। उसने अब मेरे पेटीकोट से साड़ी की पटली निकालने की कोशिश की, जिसमें वह कामयाब नहीं हुआ। शायद मेरे जाग जाने के डर से उसने ज्यादा ताकत नहीं लगाई।
मैंने चैन की सांस ली। फिर जब उसे एहसास हुआ कि कुछ कुछ होने वाला तो नहीं है, तो उसने मेरे ब्लाउज के हुक वापस लगा दिए। मैंने चैन की लंबी सांस ली और थोड़ी देर बाद कब फिर आंख लग गई, पता ही नहीं चला। मेरी नींद में दूसरी बार व्यवधान आया। इस बार मैं करवट लेकर उसकी तरफ पीठ करके सोई हुई थी, इसलिए आंखें खोली। अभी भी गहरी चांदनी की रात थी और नींद खुलने का कारण वही था, पर थोड़ी देर हो चुकी थी। मैं समझ नहीं पा रही थी कि अब मैं क्या कर सकती हूँ, क्योंकि गलती भी मेरी ही थी कि मैंने उस पर विश्वास किया। आवाज भी नहीं कर सकती थी, क्योंकि सभी मुझसे ही पूछते, आखिर तुम छत पर क्या कर रही थी अकेले। ये सब सोचते हुए मैंने भी सोच लिया कि अब जो होगा वो सही है, और मैं मजबूरी में अपने पति के दोस्त से ही मेरा फायदा उठाया, जिस पर मेरे पति छोटे भाई की तरह मान विश्वास करते थे, और मैं लाचार की तरह कुछ ना कर सकी। कहानी का सारांश। मैं तो हमेशा एक ही बात कहता हूँ, औरत या मर्द के बीच दूरियां उतनी ही रहनी चाहिए जितनी सोडियम और हवा में रहती है। सोडियम को यदि बाहर निकाला तो हवा के संपर्क में आते ही आग लग जाती है। ठीक उसी प्रकार औरत और मर्द को भी संपर्क में आने से घटना हो ही जाती है, चाहे समाज का जो भी बंधन हो, वह मायने नहीं रखता। दोस्तों, कमेंट में बताएं, इस कहानी में किस पात्र की गलती नजर आती है आपको? उस पति की जिसने एक दोस्त को इतना अच्छा समझा कि बीवी को परिचित कराया, या उस पत्नी की जिसने उस पर विश्वास किया और अकेले ही उसके साथ सोने को तैयार हो गई? शायद मेरे ख्याल से पत्नी ही बेवकूफ होगी, या उस दोस्त की जिसने पूरा प्लान किया। दोस्तों, कमेंट जरूर करें।